जीवन तभी संभव है जब हमारा मन और शरीर स्वस्थ रहता है। दिनचर्या की कुछ आदतें हमें स्वस्थ और फिट रखने में काफी मददगार हो सकती हैं। तो क्यों ना दिन की करें एक हेल्दी शुरुआत। योग की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी तीसरी कक्षा है और हम यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी कक्षा में हमने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के फायदों के बारे में जाना था, आखिर ये क्यों जरूरी है, और आज हम कौन से यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आगे करने वाले हैं। विस्तार से इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ योग गुरु ललित मदान जी जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है ललित जी कार्यक्रम में। हम जब यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बात करते हैं, आपने बताया था कि इनके फायदे क्या हैं। मैं चाहूंगी आज बताएं आज की कक्षा में हम क्या करने वाले हैं और इससे किस तरह का लाभ मिलेगा। सूक्ष्म व्यायाम की अगर मैं बात करूं, दोबारा अगर आप लोगों को बताऊं मित्रों, तो सूक्ष्म व्यायाम सूक्ष्मता के स्तर पर जाके कार्य करता है। बहुत छोटे से छोटे जोड़ों को अपना लचीला बनाने में, उनको मजबूती प्रदान करने में, और साथ ही साथ सिर से लेके पांव तक के एक एक भाग के ऊपर कार्य करता है। बिल्कुल। तो इसी प्रकार लगभग पूरे सूक्ष्म व्यायाम में 48 क्रियाएं इसी प्रकार है, मस्तिष्क वाले भाग से लेके पैर की उंगलियों तक। तो उनमें से हमने कल कुछ की थी, आज कुछ करेंगे। बिल्कुल। तो आइए सीखते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार ललित जी आप बताएं कि क्यों भी किसी भी योगासन को करने से पहले क्यों ये यौगिक सूक्ष्म व्यायाम जरूरी है। हर कोई परफेक्शन जरूर चाहता है, लेकिन एक प्रक्रिया है जिससे गुजरना जरूरी है। देखिए, जो अभ्यासी नया है, जो साधक नया है, जिसने योग की अभ्यास कभी नहीं किए हैं, तो योग यात्रा में उसको कहीं ना कहीं लूजनिंग प्रैक्टिसेस, सूक्ष्म क्रियाएं कहा जाता है इन्हें, तो सूक्ष्म व्यायाम कहीं ना कहीं शुरुआत में करनी चाहिए, जिससे जोड़ लचीले हो जाए, वो सहज हो जाए, श्वास प्रश्वास के ऊपर पकड़ आ जाए, मन बाह्य स्थिति से अंदर की तरफ आ जाए, और तब वो पात्र हो जाता है योगासनों के लिए। हर उम्र के व्यक्ति से कर सकते हैं। हर उम्र के व्यक्ति। और इसकी विशेषता ये है कि जो योगासनों को नहीं कर सकते वो इसके द्वारा लाभ ले सकते हैं। जो कहीं ना कहीं लंबे समय तक नहीं अपना खड़े होकर कर सकते, वो ऑफिस में बैठ के भी कर सकते हैं। और एक सवाल और, जब इन क्रियाओं को हम देखते हैं, व्यायाम को, ये लगता है तो बहुत आसान है, ये तो बच्चे भी कर लेंगे, ये बुजुर्ग भी कर लेंगे, तो हम क्यों करें? उन्हें आप क्या कहेंगे? जैसे हमारी को-एंकर सिस्टर ने कहा कि देखने में बहुत सरल है, परंतु यकीन मानिए जब आप साथ में करेंगे मित्रों, तो दूध का दूध और पानी का पानी सच दिख जाएगा कि जो सरल होने में, देखने में है, अभ्यास में उतना ही उसका लाभ और उसको उतना ही प्रभावशाली है। तो कैसे होगा, आइए देखते हैं और सीखते हैं। बिल्कुल। और ये क्रियाएं कैसे होंगी? मानवी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो हमें करके भी बताएंगे, और साथ में हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी इन व्यायामों को उसी तरह से करें, परफेक्शन के साथ करें, इसकी कोशिश होगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। ललित जी क्या बताइए। कल तक हमने जो अभ्यास किए थे उसमें हमने कुछ मुख्य जोड़ों के या कुछ मुख्य शरीर के भागों के ऊपर काम किया था। जैसे नेत्र शक्ति विकासक किया था, कपोल के लिए किया था, ग्रीवा संबंधित विकारों को दूर करने के लिए किया था, और हमने हाथों के लिए भी एक पूर्ण भुजा शक्ति विकासक क्रिया का अभ्यास किया था। और साथ ही साथ श्वास की संबंधित विकारों को दूर करने के लिए, श्वास की कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी लंग्स की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, फेफड़ों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए हमने वक्षस्थल के 2 अभ्यास किए थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज एक ऐसा अभ्यास जो सामान्य देखने में कहीं प्रतीत नहीं होता, परंतु बहुत लाभकारी है, उदर शक्ति विकासक क्रिया। कल के एपिसोड में भी हमने कहा था कि शक्ति विकासक क्रिया जब शब्द आता है तो कहीं ना कहीं शरीर के उस भाग की शक्ति को बढ़ाने के लिए, उसकी विकसित करने के लिए। तो उसी परंपरा में, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम उदर शक्ति विकासक क्रिया के अभ्यास से आगे बढ़ेंगे। सुनने में कहीं ना कहीं ये अभ्यास आज तक सामान्य लोगों के बीच में नहीं आया होगा। उदर यानी पेट की मांसपेशियों को लचीला बनाने के लिए, उसको मजबूती बनाने के लिए, उस अभ्यास को हम जितने सरलता से देखते हैं, इसकी 10 क्रियाएं हैं, परंतु आज हम उनमें से एक क्रिया को यहाँ पर साथ में करेंगे। तो उदर शक्ति विकासक जो नए अभ्यासी हैं उनके लिए आप क्या करें कि पैरों में 2 से 3 उंगलियों का अंतर बना के हाथों को जंघाओं के पास रखें, पैर पैरेलल रखिए जी, और जो पुराने अभ्यासी है पैर को मिला लीजिए। तो इस प्रकार आप खड़े हो जाएं, और खड़े होने के बाद दोनों हाथों को कमर पर रखें, उंगलियाँ पीछे की ओर, हथेली की जो स्थिति है वो कमर पर सपोर्ट देती हुई, अंगूठा आगे की ओर। ये स्थिति धारण करने के बाद शरीर के ऊपरी भाग को श्वास छोड़ते हुए 60 डिग्री के कोण पर झुके, लगभग हल्का सा आगे। जिनको कमर से संबंधित विकार है मित्रों, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सावधानी के साथ आप पैरों में अंतर रख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ पर आप नाभि वाले भाग पर ध्यान दें। सांस भरेंगे, श्वास भरने पर पेट का फैलाव करें, जैसे गुब्बारे में हवा भरने पर गुब्बारा फूलता है, श्वास छोड़ने पर गुब्बारे को जैसे खाली हो जाता है, हवा खाली होती है, ऐसे ही पेट पिचका लीजिए। ये अभ्यास 10 बार कर जाएं। सांस भरने पर पेट का फैलाव और सांस छोड़ने पर पेट को अंदर लाएं। उदर शक्ति विकासक क्रिया बहुत लाभकारी है डाइजेशन के लिए। जो अभ्यासी कहीं ना कहीं पाचन तंत्र से संबंधित विकार रखते हैं, तो इस क्रिया को अपने जीवन में अपनाएं, और साथ ही साथ श्वास की गहराई, लंबाई बढ़ जाती है, धीरे धीरे वापस आ जाए। तो इसके बाद अगर हम बात करते हैं और सूक्ष्म व्यायामों की,
तो उदर शक्ति विकासक के बाद अगर मुख्य आज पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा एक बड़ी समस्या आती है तो कहीं ना कहीं कमर से संबंधित विकार है। और हर दूसरा व्यक्ति कहीं ना कहीं कमर से पीड़ित व्यक्ति है। जो ऑफिस में बैठते हैं वो भी, जो लंबे समय तक खड़े होते हैं वह भी। तो उसके लिए क्या करें, 3 ऐसे अभ्यास आपके साथ साझा करेंगे। यदि आप उसको अपनाते हैं तो कमर से संबंधित विकारों को दूर कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया के लिए करना क्या है, पहला अभ्यास आगे और पीछे झुकने का अभ्यास। तो क्या करेंगे, आप हाथों को इस प्रकार कमर पे रखेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद रखते हुए, दूसरे हाथ से कलाई पकड़ेंगे और कलाई पकड़ने के बाद हाथों को कमर पे पीछे सपोर्ट करेंगे। शरीर के कमर वाले भाग में जो कर्व नुमा आकृति है वहाँ पर आप सपोर्ट करिए। बहुत सुंदर। तो आप शुरुआत में पैरों में अंतर रखिए, पैर मिलाकर। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए खुली आंखों के साथ गर्दन को पीछे ले जाएं और शरीर के ऊपरी भाग को पीछे झुकाना शुरू करें। जितना संभव हो श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे झुकते जाएं। बहुत सुंदर। पहले पेट, फिर वक्षस्थल वाला भाग, फिर उसके बाद माथे वाले भाग को कमर के पास लाने का प्रयास करें। और अब श्वास भरते हुए पुनः वापस आएं। ये ध्यान रखना है, जिनको कमर से संबंधित विकार है, अति पीड़ा की अवस्था है, यानी कमर में बहुत दर्द रहता है, तो सावधानी के साथ करें, आगे ना झुकें, वो हल्का झुकें। और बाकी जन सभी करें तो जीवन में कभी भी कमर से संबंधित विकार नहीं होंगे। कटी शक्ति विकासक क्रिया की एक बहुत सुंदरता बात, अगर मैं कहूँ बहुत सुंदर बिंदु पे बात करूँ तो कहीं ना कहीं लचीलापन बहुत बढ़ता है। हम पूरे दिन में कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पीछे झुकते हैं, तो हमारे मेरुदंड को लचीला बनाने के लिए आगे और पीछे दोनों की मूवमेंट होना ज़रूरी है। तो यह अभ्यास उसमें बहुत सहायक है जी। अब इसी में दूसरा अभ्यास है कटी शक्ति विकासक का एक और भाग, जिसमें दाएं और बाएं की तरफ झुकेंगे। तो पैरों में कंधों से अधिक अंतर उनके लिए जो नए अभ्यासी हैं जी। कंधों से दूरी ज़्यादा ले लीजिएगा, और जो पुराने अभ्यासी है कंधों जितनी दूरी रख के दोनों हाथों को कंधों की सीध में बगल में ले आएं और श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को दाईं तरफ झुकाएं। ध्यान रखना है दोस्तों कि श्वास के साथ तालमेल बनाएंगे तो सूक्ष्म क्रियाएं आपके लिए बहुत औषधि गुण का काम करेगी। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आएं। अब श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ झुक जाएं। आंखें खुली रखिएगा, जितना संभव हो श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आ जाएं। एक बार और दोहरा जाएं। श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को झुकाते जाएं। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में आ जाएं और श्वास छोड़ते हुए खाली करते हुए शरीर को धरती की तरफ झुकाने का प्रयास कीजिए। अब सांस भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं। हाथों को वापस ले आएं, विश्राम करें। आपको 1 या 2 बार नहीं करना है दोस्तों, आपको 8 से 10 बार रोज़ाना जीवन में अपनाना है, तब आप इसका ज़्यादा लाभ ले पाएंगे। अब अगर बात करते हैं कटी की तीसरी क्रिया की, जो इस श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो कटी शक्ति विकासक क्रिया के लिए इसमें जो अभ्यास होगा वो ट्विस्टिंग का होगा। तो पैरों में कंधों जितना अंतर बनाकर खड़े हो जाइए जी। दोनों पैरों को थोड़ा सा और खोल लीजिए, और जब भी खड़े होना है मित्रों, पैरों की एड़ी और पंजे को पैरेलल रखिएगा, जिससे संतुलन आपका बना रहे। अब दोनों हाथों को सांस भरते हुए कंधों की सीध में सामने की ओर उठाएं। बहुत सुंदर। श्वास छोड़ते हुए शरीर के ऊपरी भाग को दाईं दिशा में घुमाएं, मोड़िए। दाहिना हाथ आपका सीधा रहेगा और बाएं हाथ की जो उंगलियां रहेंगी कंधे की सीध में रहेंगी, आप देख पा रहे होंगे। श्वास भरते हुए मध्यम भाग में वापस आ जाएं जी। सांस को खाली करते हुए बाईं तरफ मोड़ने का प्रयास करें। शुरुआत में आप इस अभ्यास को इसी प्रकार करेंगे, और जब आप अभ्यास को करते करते प्रैक्टिशनर हो जाएंगे तो अब गति आप किस तरह कर सकते हैं एक बार देख लीजिए। मानवी जी दिखा दीजिए गति के साथ दोनों तरफ, फिर बीच में रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इस प्रकार आप कर सकते हैं। धीरे धीरे मध्यम भाग में वापस आएं और विश्राम करें। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं, ये कटी की क्रिया के लिए हमने अभ्यास किया। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो जंघा के क्षेत्र के लिए भी बहुत ज़रूरी है कुछ क्रियाएं। वैसे यहाँ पर अगर सूक्ष्म क्रियाओं की बात करूँ तो वहाँ पे 2 क्रियाएं हैं, परंतु उनमें से एक का ही हमने चयन किया आप लोगों के लिए। जंघा शक्ति विकासक, सामान्यतः आप स्कूल टाइम पे अगर आपको याद होगा तो एक अभ्यास आप करते थे पीटी में, परंतु वो सूक्ष्म क्रियाओं का ही भाग था, जिसे हम कहते हैं आजकल अगर हम वर्कआउट के उसमें कहें तो कहीं ना कहीं जंप एंड जैक के रूप से जाना जाता है। परंतु श्वास पर श्वास क्या होगी, आइए देखते हैं, सीखते हैं। पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाना है, कूदते हुए पैरों को फैलाना है, और श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाना है, पैरों को मिलाना है जी। आराम करें, 5 बार कर जाएं इस अभ्यास को। कोशिश करिए कि आपके हाथ सीधे रहें और आपके बाइसेप्स जो है ईयर्स के साथ आए जी। धीरे धीरे अभ्यास को विश्राम दें। यस, ये हमारे साथ बहुत जुड़कर लगे जोश के साथ कर रहे हैं।
इस अभ्यास को आप शुरुआत में 4 से 5 बार करिएगा। सावधानी का ध्यान रखना है, जिनको घुटनों से संबंधित विकार है वो जंप ना करें, वो इस प्रकार अभ्यास करें, या सरल तरीके से आप पैर को खोल कर इस प्रकार आप कर सकते हैं। ठीक है। और जब थोड़े से घुटने संबंधित विकार कम हो जाए तो आप इस अभ्यास को अपना सकते हैं। यानी अगर तकलीफ है तो उसको समझना है, सुनना है, जी, बिल्कुल। जबरदस्ती कोई क्रिया नहीं हमने जैसे करनी कल कहा था जी। कि सावधानियों में कि अपनी क्षमता से ज़्यादा नहीं जाना है, दूसरे को देखकर बिल्कुल कॉपी नहीं करना है। और जब ये शुरुआत करेंगे तो क्षमता धीरे धीरे अपने आप बिल्कुल बढ़ती जाएगी। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूं और क्रियाओं की, तो इसमें एक क्रिया है पाद मूल शक्ति विकासक। जैसे हमने कहा सिर से लेके पैर तक की पाद मूल यानी पैर का जो जोड़ है, एंकल रीजन, उसके लिए तो करना क्या है, बहुत सरल है। ये बच्चों के लिए बहुत लाभकारी है, ऐसा नहीं है कि बड़े नहीं कर सकते हैं, बच्चों के लिए बहुत लाभकारी अभ्यास है। पैरों को मिलाकर खड़े होंगे और उसके बाद अपनी एड़ी और पंजे को मिलाने के बाद अपने हाथों को जंघाओं के साथ रखिए। सांस भरते हुए धीरे धीरे एड़ी को उठाएं, पंजे पर आ जाइए, पूर्ण रूप से ऊपर संतुलन बनाना है। सांस छोड़ते हुए एड़ी को नीचे लाएं और एड़ी को ज़मीन के पास ले आएं। जब आप एड़ी उठा रहे हैं तब तालमेल बनाइए सांस के साथ। इस अभ्यास को 5 बार कर जाए। देखिएगा पैर का अंगूठा ना उठने पाए, यदि अंगूठा उठा तो संतुलन बिगड़ेगा। यह अभ्यास पाद मूल यानी एंकल रीजन की लचीलेपन को बढ़ाता है और साथ ही साथ हमारी पिंडलियों की मांसपेशियों पर भी इसका अच्छा प्रभाव आता है। तो धीरे धीरे वापस आ जाए जी। तो ये हमने कुछ सूक्ष्म व्यायाम आप लोगों के साथ साझा किए। लगभग 14 से 15 सूक्ष्म व्यायामों को हमने आपके साथ यहाँ पे साझा किया। अगर आप इसको और अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं तो पहले इनको साधक एक रूप में करिए, प्रैक्टिस करिए। तो ललित जी, आज आपने यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताया और जैसा आपने कहा भी था, आपने बहुत चुन के कुछ व्यायाम बताए हैं जिन्हें अगर आप जल्दबाजी में भी हैं तो भी आप इन्हें कम समय में कर सकते हो और कहीं से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगले अंक में हम क्या बात करने वाले हैं? अगले अंक में हम बात कर रहे हैं स्थूल व्यायाम की। स्थूल व्यायाम कहीं ना कहीं शरीर के ऊपरी भाग को नहीं, एक एक भाग पर्टिकुलर पे कार्य नहीं करता है, वो पूरे शरीर के ऊपर कार्य करता है, ग्रॉस बॉडी के लिए कार्य करता है और वो समस्त मांसपेशियों पे लाभकारी है। अगर आप देखते हैं, सीखते हैं तो आप अनुभव करेंगे कि कहीं ना कहीं आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जैसे लोग कार्डियो के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित है, तो वैसे ही ये अभ्यास उसमें आपको लाभ देगा। आजकल लोगों के बीच मेंटल हेल्थ की समस्या एक बड़े रोग की तरह उभर रही है, जिसके प्रति लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है। और इसी पर डेडिकेटेड है हमारा खास सेगमेंट माइंड एंड हेल्थ। मेंटल हेल्थ को लेकर हमारी सहयोगी बात करेंगे एक्सपर्ट से। आज की बिजी लाइफस्टाइल में मन से जुड़ी कई समस्याएं आम हो गई हैं, जिनमें से एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है एंजाइटी डिसऑर्डर, जिस पे आज हम बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। और स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। डॉक्टर नंद कुमार, आप प्रोफेसर इंचार्ज हैं ICMR केयर इन न्यूरो मॉड्यूलेशन फॉर मेंटल हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, एम्स, नई दिल्ली। बहुत स्वागत है संसद टीवी में सर आपका। सर, एंजाइटी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, हर दूसरा तीसरा शख्स कहता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, लेकिन जब ये इस प्रॉब्लम में बदल जाती है, जब शारीरिक समस्याएं सामने आने लगती हैं, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स सामने आने लगते हैं, डिफाइन कीजिए एंजाइटी क्या है और कैसे ये डिसऑर्डर में बदल जाती है। अभी आपने कहा कि मन का असर पड़ता है शरीर पे जी, और शरीर का असर पड़ता है मन पे। तो एंजाइटी एक नॉर्मल इमोशन है, यदि हम ऐसे देखें तो आप इसको इस तरह समझिए कि एंजाइटी और अलर्टनेस दोनों में बहुत समानता है। यदि मान लीजिए मैं अलर्ट नहीं हूँ तो मैं डल हूँ, तो अलर्ट होने का मतलब होता है कि एंजाइटी नहीं है बट आप अलर्ट हैं और आपका बॉडी एंड ब्रेन एक्टिव है। तो एंजाइटी में जब भी आप होते हैं, अगर हम पैथोलॉजिकल एंजाइटी की बात नहीं करें, नॉर्मल एंजाइटी की बात करें, तो आप अलर्ट होते हैं। लेकिन अलर्टनेस कभी कभी बहुत बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए मैं अलर्ट हूँ, जब मैं ओवर अलर्ट हो जाऊंगा, हाइपर अलर्ट हो जाऊंगा, तो दैट बिकम्स एंग्शियस स्टेट, वो एंग्जाइटी की स्टेट हो जाती है। ये केवल मन से इसका संबंध नहीं है। यदि हम ऐसे देखें तो आपने जो कहा शरीर और मन का बड़ा गहरा संबंध होता है। तो जब भी हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बहुत एक्टिव होता है किसी भी कारण से, थोड़ा एक्टिव होता है तो अलर्ट हो जाते हैं हम लोग, बहुत एक्टिव होता है तो एंग्जाइटी डेवलप कर जाती है, जब बहुत और अधिक एक्टिव होता है तो एंग्जाइटी इतना बढ़ जाती है कि डिसऑर्डर हो जाती है, जो आपने कहा अभी। सो ये एक डायमेंशन है। अलर्टनेस हो गया, नॉर्मल चीज़ है। थोड़ी एंग्जाइटी बहुत नॉर्मल है,
तो कुछ आपको करना है, कहीं टाइम पे जाना है, इंटरव्यू में देने जाना है, एग्ज़ाम देने जाता है, तो थोड़ा एंग्जाइटी रहेगी। यदि एंग्जाइटी नहीं रहे तो शायद आप परफॉर्म नहीं कर पाएँ। लेकिन हाँ, जब हद से अधिक हो जाता है जिससे आप काम नहीं कर पाती हैं, जिससे आपकी नींद खराब हो जाती है, आपको परेशानी होती है, बेचैनी होती है, दिल में धड़कन हो जाता है, तब हम कहते हैं कि ये डिसऑर्डर हो गया। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि कुछ मायनों में एंजाइटी पॉजिटिव है और ये बहुत कॉमन है, सब में होती है। एंग्जाइटी कॉमन है, एंग्जाइटी स्वाभाविक है। जी। यदि एंग्जाइटी नहीं हो तो हम बहुत कुछ काम नहीं कर पाएंगे। यदि आपको कहीं जाना है, एक टाइम पे पहुंचना है, 8 बजे पहुंचना है मॉर्निंग में, तो आपको जल्दी उठना पड़ेगा। यदि आपको फ़्लाइट लेनी है 5 बजे की, तो थोड़ी एंग्जाइटी चाहिए। यदि आप बहुत रिलैक्स हो जाएंगे तो फ्लाइट पकड़ नहीं पाएंगे आप। जी। तो एंग्जाइटी नॉर्मल है, ज़रूरी है, बट ऑफ कोर्स इफ़ इट गोज़ बियॉन्ड दैट, अगर एक नॉर्मलिटी के ऊपर जाती है तब नॉर्मल है। जैसे कि हमारे बॉडी में बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे मान लीजिए हार्ट रेट 70 नॉर्मल है, 75 नॉर्मल है, 80 नॉर्मल है, 90 पे नॉर्मल है। जब 100 तक जाता है हार्ट बीट तो वो लोग बोलते हैं पल्पिटेशन हो गया। शुगर भी वैसे ही होता है, 80 नॉर्मल है, 78 नॉर्मल है, 90 नॉर्मल है, 110 गया, 100 के ऊपर गया तब नॉर्मल हो गया। तो एंग्जाइटी इज ऑल्सो नॉर्मल इमोशन, जिसका अपना एक स्पेक्ट्रम है, अपना एक डायमेंशन है। उसके बियॉन्ड होता है तो डिसऑर्डर हो जाता है। जितना तक हो सके तो ये हमें समझना पड़ेगा कि यदि हम चाहें कि एंग्जाइटी को हम सोच के ठीक कर दें तो नहीं हो सकता है मेरे ख्याल से। एंग्जाइटी को ठीक करने के लिए, जैसा आपने शुरुआत में कहा कि बॉडी और ब्रेन दोनों दूसरे संबंधित है। यदि आप वॉक करती हैं, फिजिकली एक्टिव हैं, ऑटोनॉमिक मॉड्यूलेशन होता है एक नर्वस सिस्टम का। जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जब वो सिस्टम थोड़ा फास्ट होता है, थोड़ा स्लो होता है, फिजिकली हम उसको मॉड्यूलेट करते हैं तो एंग्जाइटी बहुत कम हो जाती है। डॉक्टर नंद कुमार, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, बहुत शुक्रिया।